अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है जर्मनी। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी फ़िलहाल आ गया हूँ बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल। और इस वक्त मैं हूँ बर्लिन की टॉलेस्ट बिल्डिंग, बर्लिन की नहीं पर यूरोपियन यूनियन की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग और जर्मनी की टॉलेस्ट बिल्डिंग टीवी टावर में। और मैं इसके ऑब्जर्वेशन डेक पे फ़िलहाल खड़ा हूँ और ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा बर्लिन का दिख रहा है। और सनसेट बिल्कुल अभी 1 घंटे पहले हुआ है, तो थोड़ा सा स्काइज़ में ऊपर दिख रहा है सूरज अभी भी। तो यहाँ टीवी टावर में ऊपर आने के लिए आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं। आप या तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ के टिकट ऑफिस से भी बुक कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। और टीवी टावर का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1965 से 1969 के बीच में यहाँ की गवर्नमेंट ने करवाया था। एक तो रीज़न ये था कि वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और रेडियो और टीवी चैनल्स के ट्रांसमीटर्स और वो सब भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड अभी भी है, तो उसके लिए भी ये बिल्डिंग यूज़ होती थी। अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कितना उसका यूटिलाइजेशन है, पर उस ज़माने में तो बिल्कुल इसी का यूज़ होता था। तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, करीब 1200 फीट ऊंचा ये टीवी टावर बनाया हुआ है। और ऊपर से जो नज़ारा बर्लिन का नज़र आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत। और ये पूरा ऑब्जर्वेशन डेक बनाया हुआ है जो कि पूरा गोल है सर्कल में, तो आप पूरा घूम के 360 डिग्री व्यू आपको पूरी सिटी का मिल जाता है, जो कि जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन है। तो यहाँ पे कैफ़े भी है, बार भी है ऊपर, और आप रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं व्यू के साथ। तो पर उसके लिए आपको रिज़र्वेशन ज़रूरी है एडवांस में। तो ऐसा कुछ है बर्लिन का टीवी टावर। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैं पेरिस से मैं दोपहर के टाइम यहाँ पर आया था, और उसके बाद थोड़ी देर होटल में आराम करने के बाद मैं निकला। अभी भी थोड़ा सा सर में दर्द है, पर मैंने सोचा टीवी टावर देख लेना चाहिए। और कल मैं फिर जो ये यहाँ का सिटी सेंटर है वहाँ जाऊँगा और फिर
वहाँ पे ही आपको सिटी सेंटर दिखाऊंगा, जो मेन डाउनटाउन बर्लिन है वो। तो चलिए फ़िलहाल मैं आगे चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल। इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। ये पूरी मैंने एक सीरीज़ बनाई है पेरिस, बर्लिन, हैम्बर्ग और डेनमार्क की, और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कैसा लग रहा है मुझे, और कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी इस जर्नी में, ताकि ऐसे ही मैं आपके सामने मज़ेदार वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँ और लेके आता रहूँ। गुड मॉर्निंग। सो कल मैं बर्लिन आया था, और जैसा मैंने वीडियो में बताया, और फ़िलहाल मैं आया हूँ चेक पॉइंट चार्ली। ये एक चेक पॉइंट हुआ करता था 1947 से 1991 के बीच में, अमेरिकन चेक पॉइंट। और ये ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग करने के लिए एक बीच में चेक पॉइंट बनाया गया था यूएस आर्मी के लिए। तो वहाँ पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, और ये बेसिकली चेक पॉइंट है। यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग, और ये एक छोटा सा चेक पॉइंट। जैसे अपने यहाँ पे एक पुलिस चौकी छोटी सी होती है, वैसे ये बीच में एक चेक पॉइंट। इसके इस तरफ ईस्ट बर्लिन और दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन। और यहाँ एक चेक पॉइंट चार्ली से रिलेटेड एक म्यूज़ियम भी है। तो ये बेसिकली कोल्ड वॉर जो 1947 से 1991 तक चला, उसके दौरान ये बनाया गया था। तो यहाँ लिखा है यू आर लीविंग द अमेरिकन सेक्टर। यहाँ एंड हो जाता है अमेरिकन सेक्टर। और उधर उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरफ लिखा है You are entering the American sector carrying weapons off duty forbidden, obey traffic rules। तो इन्होंने प्रिजर्व किया है, रिस्टोर किया है उस टाइम का जो चेक पॉइंट था। इसका नाम है चेक पॉइंट चार्ली। तो फेमस है यहाँ पे बर्लिन में, जो जर्मनी की कैपिटल सिटी। और इसके दोनों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, पर धूप है, तो एटलीस्ट बारिश नहीं है, और उतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है जितनी पेरिस में थी। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और बाकी जो एक म्यूज़ियम है, और जो हिटलर की यहाँ पे निशानियाँ हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। एक म्यूज़ियम है, वो दिखाता हूँ। और फिर कुछ थोड़ी सी सिटी सेंटर में जो जगहें हैं वो कवर करूँगा, और टीवी टावर कैसा दिखता है बर्लिन का, वो दिखाता हूँ। तो चलिए चलता हूँ आगे। ये उन सभी लोगों के नाम यहाँ मेंशन हैं जो बर्लिन वॉल में मरे थे।
ये है बर्लिन हाई फ्लायर एयर सर्विस। देखिए बहुत बड़ा और ऊंचा बलून जिसमें ये आपको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और आप लिटरली हवा में इस बलून के पास होते हो। शायद देखने में इतना बड़ा कैमरे में नहीं लगेगा पर एक्चुअली बहुत बड़ा है। तो अगर मैं इसकी देखिए तो पैसेंजर कैपेसिटी है 1 से 30 और मैक्सिमम विंड 30 किलोमीटर्स पर आवर और ये हीलियम गैस से ऊपर जाता है। हाईएस्ट ड्राइविंग पॉइंट है 150 मीटर्स। बलून का डायामीटर देखिए 22.67 मीटर्स, बहुत बड़ा है। तो जर्मनी और बर्लिन का जो इतिहास है, एक तो हवा बहुत तेज़ है। जर्मनी और बर्लिन का स्पेशली जो इतिहास है, ये पूरा जो शहर बसा हुआ है वो एक पूरा हिस्टोरिकल सिटी है। अगर आप मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा बहुत तेज़ हवा। तो ये सारा हिस्ट्री और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो ये मेरे पीछे अभी वॉल ऑफ बर्लिन, जो कि एक्चुअली कोल्ड वॉर जो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में था उसके लिए सिंबॉलिक एक ये वॉल थी। तो ये अब तो काफ़ी रिस्टोर्ड है, ये काफ़ी रिस्टोर किया हुआ है, पर फिर भी इसमें अभी भी अगर आप मेरे पीछे ठीक पीछे इधर देख रहे हैं तो बीच में निशान, बहुत बड़े बड़े निशान और होल्स हैं। तो ये वॉल जो थी ये बेसिकली ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अलग करने के लिए बनी थी, क्योंकि ईस्ट जर्मन्स जो थे वो वेस्ट जर्मनी में फ्लाई ना करें, तो उसके लिए थी। और यहाँ पे एक डेथ स्ट्रिप भी थी और गार्डेड टावर्स थे, गार्ड्स के लिए जो टावर्स थे वो भी थे उस ज़माने में, पर अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और ये शायद नवंबर 9 1989 को इसको गिरा दिया गया था और उसके बाद से जो जर्मनी का रीयूनिफिकेशन किया गया था, यूनाइटेड हो गया था, यूनिटी हुई थी जो जर्मनी में, तो वो 1989 नवंबर 9 में शायद हुआ था। तो ये और पीछे एग्ज़िबिशन पूरा ईयर बाय ईयर सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और मेरे ठीक सामने ये पूरा एक म्यूज़ियम है। और इस म्यूज़ियम में पूरी जो हिस्ट्री है वो दिखाई गई है। तो इतने बड़े बड़े ये बीच में होल्स उस टाइम के हैं, पर फिर ये वॉल रिस्टोर करी और काफ़ी अब तो काफ़ी कम जो एरिया है वो कवर हो रहा है इस वॉल से। पर उस ज़माने में एक्चुअली ये पूरा बॉर्डर हुआ करता था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को डिवाइड करने के लिए।
और ठीक नीचे वॉल के साथ ये पूरा एग्जीबिशन। तो फ़िलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ म्यूज़ियम में देखने। मैं रिकॉर्ड तो करूँगा कैमरे पे, पर क्योंकि अंदर आप बोल नहीं सकते हैं, तो मैं अंदर सिर्फ रिकॉर्ड करूँगा विदाउट वॉइस, और दिखाता हूँ आपको अंदर की जो म्यूज़ियम का जो पूरा इन्होंने हिस्ट्री कैसे दिखाई हुई है अंदर बर्लिन की, और स्पेशली इस वॉल की, और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी उस ज़माने में कैसे अलग अलग हुआ करते थे। चलिए चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आपको भी।
तो अब मैं आया हूँ द मेमोरियल्स ऑफ मर्डर्ड जूस, जो जूइश लोगों के नाजीज़ ने मर्डर किया था। लगभग 6 मिलियन लोग, 60 लाख लोगों का, जो कि ये रिकॉर्डेड है। ज़्यादा ही लोग हो सकते हैं 60 लाख से, पर 60 लाख लोग तो लिखे हैं कि 60 लाख लोगों का मर्डर नाजीज़ ने किया था। तो वो बेसिकली क्या करते थे कि होलोकास्ट, छोटे चैम्बर्स होते थे और उनको मार के वहाँ पे डाल देते थे। तो ये वो मेमोरियल्स हैं मेरे पीछे, वहाँ मैं अभी आया हूँ। तो जर्मनी बेसिकली कुछ चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक ऑफ कोर्स अपनी हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो जर्मनी का कंट्रीब्यूशन, और जो कंट्रीब्यूशन तो नहीं पर जर्मनी का जो रोल रहा उसमें, उसके लिए, और अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है जर्मनी। और फिर जर्मन कार्स, BMW जर्मन कार है, और बहुत सारी जर्मन कार्स बहुत फेमस है। सो ऑटोमोटिव के लिए बहुत फेमस है जर्मनी। तो दिखाता हूँ आपको ये ऐसे कुछ होलोकास्ट्स जो मेमोरियल्स बने हुए हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे ये पूरा, जहाँ तक आपको कैमरे में नज़र जाएगी, ये पूरा सारा मेमोरियल है। तो ये ऐसे सीमेंटेड होलोकास्ट्स थे जिनमें उनको दफन कर दिया था। तो ये कुछ यादें हैं जो जूइश लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो कभी इसको नहीं भूलेंगे, स्पेशली जो जर्मनी में लोग हैं या यूरोप के जो लोग हैं। तो ये बेसिकली यूरोप में जो जितने भी जूइश थे उनको नाजीज़ ने मारा था, वो ये यहाँ पे बेसिकली दफन है। तो अब मैं एक यहाँ का बहुत फेमस एक गेट है जो कि आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही है। तो मैं वहाँ अभी इसके बाद जाऊँगा, थोड़ी देर यहाँ बैठ के। अभी फ़िलहाल यहाँ पे धूप अच्छी लग रही है, हवा बहुत ठंडी है, बट अगर धूप है तो धूप अच्छी लग रही है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठ के फिर मैं उस मॉन्यूमेंट की तरफ जाऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ वो मॉन्यूमेंट भी। तो अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ ये ब्रांडनबर्ग गेट, जो कि 1791 में बन के कंप्लीट हुआ था। और ये फेमस है जर्मन यूनिटी के लिए। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो गॉडेस ऑफ विक्ट्री का एक स्कल्पचर लगा हुआ है। और यहाँ पे 12 डोरिक कॉलम्स हैं जिसके लिए फेमस है। तो ये गॉथार्ड लैंघेंस ने शायद बनवाया था 1791 में, 18th सेंचुरी में ये गेट बना था, या कार्ल गॉथार्ड लैंघेंस ने। और ये गेटवे था सिटी के अंदर एंट्रेंस का। और यहाँ से अगर अंदर जाते हैं तो एक्चुअली में सिटी में आप एंटर करते हैं। और इसके ठीक पीछे बिल्डिंग्स और काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और एम्बेसीज़ हैं।
इंडियन एम्बेसी भी है। और पीछे की तरफ टीवी टावर। वो ठीक सामने टीवी टावर और उसी के साथ इंडियन एम्बेसी। तो ये है ब्रैंडनबर्ग गेट। और इसके आसपास काफ़ी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और होटल्स और काफ़ी सारी एम्बेसीज़ हैं। तो ये सारी एम्बेसीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन, उधर यूएस एम्बेसी, वो जो झंडा पीछे अमेरिका का, वो यूएस एम्बेसी है, जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रेप्लिका भी इंस्टॉल्ड है। तो ये है ब्रैंडनबर्ग गेट। और फ़िलहाल मैं यहाँ से जाऊँगा जो सिटी सेंटर है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत फेमस है वो है सिटी ट्रैम्स, जो कि अपने इंडिया में कोलकाता में चला करती थी एक ज़माने में। अब तो वो नहीं चलती हैं, पर यहाँ पे फ़िलहाल सिटी ट्रैम्स काफ़ी फेमस हैं और चलती हैं। तो ट्राई करूँगा वो। मैं सिटी सेंटर जब पहुँचूँ और सिटी सेंटर से मैं जब सेंट्रल स्टेशन पहुँचूँगा तो सेंट्रल स्टेशन तक के लिए मैं ट्रैम लूँ, मेट्रो या ट्रेन नहीं लूँगा। और ट्रैम का सफ़र भी आप लोगों को करवाता हूँ। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ सिटी सेंटर की तरफ।
तो अब मैं आया हूँ टीवी टावर, और जो मैं आपको बता रहा था पहले, जो यहाँ पे ट्राम चलती हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसकी टिकट लेने के लिए, और फिर ट्राम का भी आपको दिखाऊंगा एक्सपीरियंस। पर ये टीवी टावर दिन में कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये यहाँ की ट्राम, तो सेंट्रल स्टेशन जाएगी M5, ये M4 है। सेम कॉन्सेप्ट है जो कोलकाता में पहले चला करती थी, रोड्स पे जहाँ ट्रैफिक होगा या गाड़ियाँ आएंगी तो ट्राम रुक जाएगी या गाड़ियाँ रुकती हैं, तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, सरफेस पे चलती हैं। तो ये है जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन। नेक्स्ट स्टॉप मेरा होगा हैम्बर्ग, जर्मनी की एक और दूसरी सिटी। तो एक बहुत ही छोटा स्टॉप है हैम्बर्ग में, जिससे पहले कि मैं डेनमार्क पहुंचूं वापस, हैम्बर्ग में मैं रुकूंगा और इंतज़ार कर रहा हूँ M5 ट्राम का, जो कि 6 मिनट में आएगी। और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इस टाइम पे धूप है काफ़ी तेज़, तो काफ़ी लोग बाहर। ऐसा है गाइस यहाँ के ट्राम का सफ़र।
और सिटी सेंटर से सेंट्रल स्टेशन मैं जा रहा हूँ और सेंट्रल स्टेशन से ही ट्रेन है जो कि हॉम्बर्ग जाएगी लगभग 1.5 घंटे में। तो बर्लिन खूबसूरत तो है क्योंकि ये कैपिटल सिटी है तो लोग ज़्यादा हैं और काफ़ी ऑफिशियल बिल्डिंग्स और एम्बेसीज पर जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी सुंदर है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।